जय भारत स्टूडेंट्स। तो आज हम डे नंबर 46 या फिर कहूं तो अपनी मॉक टेस्ट का डे नंबर 1 है। आज हम पहली फुल सिलेबस जो टेस्ट होने वाली है उसके पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वेटेज रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक घंटे में हम कितना कर पाते हैं। जैसे इस वीडियो की लेंथ 1 घंटे से ज्यादा होगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको समझाना है, सॉल्व करना है, लेकिन हम ट्राई करेंगे फिर भी कि हो सके उतने कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और स्पेशली जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसमें हम कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड कर सके, इसकी हम पूरी ट्राई करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैथमेटिकल टूल वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर ए और बी दिया गया है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ये पूछा है। जैसे ध्यान से देखते हैं हम, मानो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए कॉस थीटा हो जाएगा। और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए यानी बी का प्रोजेक्शन ए पे बात करें तो बच्चों वो कितना होना है, बी कॉस थीटा होना है। दोनों के बीच का एंगल थीटा थीटा तो सेम ही है, यानी इसका आंसर आएगा बच्चों ए अपॉन बी। यानी आपको ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड करना है, तो ए का मैग्नीट्यूड यहां पे होने वाला है 7, बी का मैग्नीट्यूड होने वाला है 5, तो अपना आंसर आएगा बच्चों 7/5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो टॉपिक समझते हैं। तो ये है सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन वाला और 2D कोलिजन या फिर ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m नॉट ट्रैवलिंग विथ v नॉट स्ट्राइक अ स्टेशनरी पार्टिकल 2m एट अ रिजल्ट पार्टिकल ऑफ m डिफ्लेक्टेड टू 45 डिग्री, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो 2m की वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा गया है। समझते हैं। ये m मास का पार्टिकल v स्पीड से आ रहा है और ये 2m मास का पार्टिकल रेस्ट पे है। ये है कोलिजन के पहले की सिचुएशन। कोलिजन के बाद की सिचुएशन की बात करें तो m मास वाला पार्टिकल v/√2 से जाएगा 45 डिग्री पे, तो जो दूसरा पार्टिकल है 2m उसकी स्पीड कितनी होगी ये पूछा गया है। तो मान लेता हूं इसकी इस तरफ स्पीड होगी vx, इस तरफ स्पीड होगी vy, तो इसके भी दो कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा v/2 और ये वाला हो जाएगा v/2। अब x डायरेक्शन की मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम mv बराबर फाइनल मोमेंटम ऊपर वाले पार्टिकल की mv/2, नीचे वाले पार्टिकल की mvx, तो m को जाने देते हैं, यहां से बच्चों हमें vx मिलने वाला है v/2। y डायरेक्शन के मोमेंटम को कंजर्व करते तो इनिशियली y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो फाइनल भी y डायरेक्शन का मोमेंटम 0 होगी, यानी ये वाली पॉजिटिव y की मोमेंटम बराबर ये वाली नेगेटिव y की मोमेंटम यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव की मोमेंटम ऊपर वाले पार्टिकल की होगी mv/2 बराबर नीचे वाले पार्टिकल के मोमेंटम mvy, तो m को जाने देते हैं, यहां से बच्चों मिलेगा vy बराबर v/2। यानी ये जो 2m मास का पार्टिकल है उसकी इस तरफ स्पीड है v/2, इस तरफ स्पीड है v/2, तो नेट स्पीड क्या होगी बच्चों, नेट स्पीड होगी v/2 इंटू √2, यानी v/√2 नेट स्पीड होने वाली है, v/√2 ये होगा अपना आंसर 4। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो होने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चों अभी तक आप अगर ये मैं सिंपल क्वेश्चन का वेटेज साथ में गिनता रहूंगा, तो अभी तक आपने 8 मार्क सिक्योर कर लिए हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सिंपल है तो हमने 100 में से 8 मार्क तो सिक्योर कर लिए है। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, ध्यान से देखना। अ थिन होलो स्फीयर ऑफ मास m इज कंप्लीटली फिल्ड विथ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ मास सेम मास m, और वो रोल कर रहा है और सेंटर की स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या पूछा है ये ध्यान से देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, एक होलो स्फीयर है, इसके अंदर लिक्विड है m मास का और लिक्विड नॉन विस्कस है, और ये जो स्फीयर है ध्यान से देखना, मैं अलग कलर से ड्रॉ करने की ट्राई करता हूं कि मानो जो लिक्विड है उसका कलर ये रेड है, लिक्विड रेड कलर का है, और ये जो स्फीयर है ये स्फीयर ब्लू कलर का है। ठीक है, स्फीयर का कलर ब्लू है। मुझे दोनों की एनर्जी लिखनी, तो पहले स्फीयर की बात करता हूं। स्फीयर प्योर रोल कर रहा है, ये दिया हुआ है, ये सरफेस है, स्फीयर v स्पीड से प्योर रोल कर रहा है, तो स्फीयर की एनर्जी क्या होगी, यानी ब्लू कलर वाला स्फीयर की एनर्जी होगी ½ mv², ये होगी ट्रांसलेशन एनर्जी, ½ I कितना होता है बच्चों 2/3 mr², होलो स्फीयर है तो 2/3 होगा। ठीक है, इंटू v²/r², तो ये हो गया बच्चों ½ mv² प्लस 1/3 mv²,
तो ये हो गया 5/6 mv²। ये हो गई बच्चों सिर्फ होलोस्फीयर की एनर्जी। अब बात करते हैं लिक्विड की। क्या लिक्विड सॉलिड स्फीयर की तरह काम करेगा? ये जो अंदर वाला रेड पोर्शन है वो भी उसके साथ आगे जाने वाला है, तो क्या वो सॉलिड स्फीयर की तरह काम करेगा? तो बात करते हैं हां भी और ना भी। हां इसलिए क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सॉलिड स्फीयर है, पूरा अंदर तक भरा हुआ है। नहीं इसलिए क्योंकि लिक्विड नॉन विस्कस है, तो ये ऊपर वाला शेल भले रोटेट करेगा लेकिन लिक्विड तो सीधा ट्रांसलेशन मोशन करेगा। ठीक है, लिक्विड और शेल इंडिपेंडेंट है, भले लिक्विड शेल के अंदर है लेकिन इस शेल के घूमने से लिक्विड नहीं घूमने वाला नॉन विस्कस लिक्विड है। ठीक है, यानी ये वाला अंदर का जो मास है वो सीधा ट्रांसलेशन मोशन करेगा। तो अंदर वाले मास की एनर्जी क्या होगी बच्चों? ये रेड वाले पोर्शन की एनर्जी होगी सिर्फ 12 mv²। तो मुझे टोटल ढूंढना है, तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करते हैं, तो इसको भी नीचे 6 लाने के लिए तो 3/6 और ये 5/6 यानी 8/6 mv² या फिर 4/3 mv² अपना आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट मतलब सिंपल क्वेश्चन में नहीं रखता बच्चों, इस क्वेश्चन को हम अबव एवरेज क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि शायद यहां पे गलती हो सकती है कि अंदर वाला लिक्विड नॉन विस्कस है तो कैसे डील करें। कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि अंदर वाला स्फीयर मान लिया और उसकी भी हमने रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों ले, लेकिन नहीं, अंदर वाला जो लिक्विड है वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करेगा, वो एज इट इज सीधा जाएगा, जबकि बाहर वाला शेल रोल करता करता जाने वाला है। ठीक है, यहां पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, तीनों का मास m है, कॉमन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r पे अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे मूव कर रहे हैं, तो तीनों पार्टिकल की स्पीड क्या होगी ये पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक सर्कल है, 3 पार्टिकल है उस पे और सर्कल की रेडियस है r। ठीक है, सर्कल की रेडियस है r, सर्कल की रेडियस है r। मानो ये पार्टिकल v स्पीड से घूम रहा है तो ये पार्टिकल भी v स्पीड से घूमेगा, ये पार्टिकल भी v स्पीड से घूमेगा। तो हमें बताना है कि इनकी स्पीड कितनी होगी। अब मुझे देखो, ये तीनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यानी तीनों पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा ये समझना है। तो जैसे ये तीनों पार्टिकल का मास m m m है, तो इस पार्टिकल को, ये दोनों पार्टिकल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने वाला। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। यानी मैं अगर फोर्सेस की बात करूं, रेड कलर से दिखाना चाहूंगा फोर्स को, तो इस पार्टिकल पे यहां पे एक फोर्स लगता है m मास, मतलब एक फोर्स लगेगा F, दूसरा फोर्स लगेगा इस तरफ F। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। दूसरी चीज भी देख लेते हैं। अब मुझे ट्राइंगल की साइड पता करना है, ट्राइंगल की साइड पता करना है। ठीक है, ध्यान से, ये ट्राइंगल है, ये सेंट्रोइड है, ये डिस्टेंस r है, तो ये कितना होगा? r/2 होगा। हम जानते हैं ये 2:1 का रेशियो रहता है, यानी ये टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों। ये टोटल जो हाइट हो गई वो हाइट, ये टोटल हाइट कितनी हो गई? 3r/2। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस l है, ये है 30, तो l cos 30 बराबर 3r/2, यानी यहां से लिखेंगे l cos 30 √3/2। तो l कितना हो गया बच्चों? l हो गया √3r। तो ये जो लेंथ हो गई ये सारी हो गई √3r, ये हमने पता कर लिया। ठीक है, अब मैं फोर्स F लिखता हूं, तो F कितना होगा बच्चों? gm²/l², यानी 3r²। ये हो गया फोर्स, ये वाला फोर्स, यही फोर्स सेम होगा। मुझे नेट फोर्स निकालना है बच्चों, तो F नेट क्या होगा? F नेट होगा 2F cos 30। इस फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है वो cos 30 नेट फोर्स देगा, तो ऐसे 2 बार फोर्स लगेंगे। तो 2F कितना है? gm²/3r², cos 30 √3/2, 2 को जाने दो, यहां से √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा gm²/√3r²। और ये प्रोवाइड करेगा बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv²/r। तो r को जाने दो, mm को जाने दो, v आ गया बच्चों यहां से √gm/√3r, ये आ गया v √gm/√3r, ये अपना होगा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लंबा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है ग्रेविटी में आपने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया ही होगा, तो इसको भी मैं सिंपल गिनता हूं, यानी अभी तक आप 12 मार्क सिक्योर कर चुके हो अगर आपने जेन्युइनली प्रिपरेशन किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। फ्लूइड का क्वेश्चन है, बायोन्सी फोर्स पे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम हाइट h इनटू लेक ऑफ डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, मतलब
क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। लिक्विड है, सिग्मा की डेंसिटी है यहां पे, यहां से रो हाइट का वी वॉल्यूम का लिक्विड मतलब पार्टिकल को एच हाइट से रिलीज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम डेप्थ द बॉडी सिंक्स इनसाइड द लिक्विड, मतलब यहां से हमने ड्रॉप किया तो वो लिक्विड के अंदर कितना डिस्टेंस जाएगा, एक्स कितना होगा, मतलब यहां पे आपको उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, ये मुझे पता करना है। तो ध्यान से देखेंगे, उसको करने के 2-3 तरीके मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से ट्राई करूंगा। तो यहां से यहां तक एक तो इस पार्टिकल पे ग्रेविटी वर्क करेगा, दूसरा यहां से यहां तक इस पार्टिकल पे बायोन्सी वर्क करेगा नेगेटिव। तो यहां से यहां तक का ग्रेविटी का पॉजिटिव वर्क बराबर यहां से यहां तक का बायोन्सी का नेगेटिव वर्क, सिंपल हो जाएगा। तो ग्रेविटी मास कितना लगेगा, m बराबर रो वी जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होना है, ग्रेविटी का फोर्स m मतलब ये मास इंटू जी, ये हो गया एम जी, कितने हाइट के लिए h प्लस एक्स बराबर, और वर्क डन बाय बायोन्सी वो नेगेटिव होगा। तो बायोन्सी कितनी लगेगी, जब ये पार्टिकल अंदर आ जाएगा तब बायोन्सी लगनी है ऊपर की ओर सिग्मा वी जी की। तो बायोन्सी का फोर्स वर्क कितना होगा, माइनस सिग्मा वी जी इंटू एक्स। ये हो गया किसका वर्क बच्चों, बायोन्सी का वर्क। ये दोनों वर्क सेम होंगे क्योंकि नेट वर्क 0 करना है मुझे, यहां पे भी रेस्ट पे था, यहां पे भी रेस्ट पे आ रहा है, तो दोनों को इक्वल कर देता हूं मैग्नीट्यूड को। तो रो वी जी एच प्लस एक्स बराबर सिग्मा वी जी एक्स। वी जी को जाने दो, मुझे एक्स ढूंढना है। ठीक है, तो रो एच प्लस रो एक्स बराबर सिग्मा एक्स। तो यहां से एक्स मिल जाएगा बच्चों सिग्मा, एक एक्स तो इस तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ठीक है, सॉरी रो अपॉन सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो, रो अपॉन सिग्मा माइनस रो, ये अपना आंसर होगा। इंटू एच, सॉरी ये मेरा रह गया यहाँ पे इंटू एच, रो एच अपॉन सिग्मा माइनस रो एच अपॉन सिग्मा माइनस रो, ये रहा अपना आंसर। यही बच्चों क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है और बायोन्सी का फोर्स पता होना चाहिए, ग्रेविटी का फोर्स पता होना चाहिए, ये चीज आप बड़ी सिंपली कर पाओगे। तो इसको भी मैं सिंपल क्वेश्चन में गिनता हूं, यानी मेरा स्कोर यहां पे 16 हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन है स्ट्रिंग पे, मतलब वेव्स का क्वेश्चन है, हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, पहले लिखा है दोनों एंड से फिक्स एक L लेंथ की स्ट्रिंग है। ठीक है, जिसकी लेंथ है बच्चों L, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो L। इट इज वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन, उसके थर्ड ओवरटोन का मतलब 4 लूप बनेगी। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक यानी 2 लूप, और उसको फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 लूप में, ये ऐसे कुछ वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये वाइब्रेट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड है A, ये वाले सारे एम्पलीट्यूड होंगे A। अब पूछा है एम्पलीट्यूड एट डिस्टेंस L/3 कितना होगा। ध्यान से देखेंगे, L/3 की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बस आपको जियोमेट्री लगानी है, ये भी सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में है। मुझे यहां से L/3 डिस्टेंस पे, तो पहले देखता हूं ये एक लूप की लेंथ कितनी हो गई, L/4, ये भी हो गई L/4। मुझे यहां से L/3 यानी L/4 से ज्यादा, लेकिन ये देखो ये टोटल लेंथ है L/2, तो मेरा L/3 कहां पे होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, तो मुझे जो डिस्टेंस, मेरा जो पॉइंट लेंथ ऑफ इंटरेस्ट है वो है L/3। तो मैं ये देखता हूं कि यहां से ये लेंथ कितनी होगी, पहले तो मुझे ये पता करना है। तो ये है L/3 माइनस L/4, ये पहले मैंने पता कर लिया। तो L/3 माइनस L/4 ये कितना होने वाला है, 4, मतलब L/12। तो यहां से ये लेंथ है L/12, इतनी लेंथ है L/12, मतलब ये नोड है, नोड से L/12 पे मुझे एम्पलीट्यूड ढूंढना है। अब ध्यान से देखना, टोटल L लेंथ में 2 वेव्स है, देखो, यानी मैं कह सकता हूं L बराबर 2 लैम्बडा, तो L/12 कितना हो जाएगा बच्चों, λ/6 हो जाएगा। λ/6 की बात करो, λ/6 फेज में कितना होता है, ये तो लेंथ है, तो फेज, एक लैम्बडा का फेज होता है 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2π/6, यानी ये होने वाला है π/3। यानी बच्चों ध्यान से देखना, मैं इस चीज को जूम करके ड्रॉ करता हूं, तो मेरे पास ये नोड के बाद लेंथ है, ये टोटल लेंथ है बच्चों L/4। यहां से मुझे कितने पॉइंट पे देखना है, यहां से मुझे देखना है L/12 पे। अगर यानी इसका फेज 0 हुआ, तो इस पॉइंट पे फेज कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
तो यहां पे फेस कितना होना है, π/3 यानी 60 डिग्री। इस पॉइंट का फेस होगा 60 डिग्री। अब देखो ये शेप साइन का है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 हुआ तो इसका एम्पलीट्यूड √3/2a होने वाला है। ठीक है, ये आंसर होगा √3/2a। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको वेव्स थोड़ा सा भी पता है, अगर आप बेसिक्स भी जानते हो, फिर आपको तो मैथ लगाना है, साइन कॉस की प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। इसको भी मैं इजी क्वेश्चन में रखूंगा और अपना यहां पे 5 यानी 20 मार्क सिक्योर हो जाने चाहिए। ठीक है, विदाउट एनी गलती की अपने 20 मार्क यहां पे आराम से सिक्योर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्किट का क्वेश्चन है, ये भी समझते हैं क्वेश्चन को। स्विच एस इज क्लोज्ड एट टाइम t0, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहले ऑप्शन को देखो क्या पूछा गया है, करंट इन रेजिस्टेंस इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, यानी मुझे आर का रेजिस्टेंस कंपेयर, मतलब आर जो रेजिस्टेंस है उसका करंट मुझे कंपेयर करना है। इंक्रीज डिक्रीज का मतलब स्विच ओपन करने से पहले कोई करंट होगा और स्विच क्लोज करने से, मतलब क्लोज करने के बाद कोई और करंट होगा। मुझे दोनों करंट को कंपेयर करना है। ठीक है, और यहां से कंडीशन मैच करना है। देख लेते हैं, पहले मानो स्विच ओपन है, पहले एस इज ओपन। अगर स्विच ओपन है तो अपनी सर्किट कैसी बनने वाली है? देखो बच्चों, सर्किट कुछ ऐसे बनेगी, नाम लिख लेते हैं, यह है E1 R1 E2 R2 R। तो यहां से इनिशियल कंडीशन में I1 कितना जाना है, E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। यह है इनिशियल करंट I1 जब स्विच ओपन है। अब स्विच को क्लोज कर देते हैं, स्विच इज क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, E1 R1 E2 R2 R, मानो यहां से अब करंट जा रहा है I2। ध्यान से देखना बच्चों, मैं इस लूप के लिए केवीएल लगा सकता हूं। देखो ये तो शॉर्ट वायर है, यानी यहां पे पोटेंशियल होगा नहीं, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे होगा वही इस पे होगा। अब अगर इसमें से I2 करंट जा रहा है तो इसमें से भी I2 करंट जाएगा, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना है बच्चों, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होना है I2 R1। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस होगा माइनस होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां पे केवीएल लिख लेते हैं बच्चों बिना गलती किए, तो ये होगा माइनस I2 R1 प्लस E1 माइनस I2 R बराबर 0। तो यहां से I2 कितना आ रहा है, I2 को इस तरफ ले लेते हैं, तो I2 आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस R। अब मुझे कंपेयर करना है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं करंट बड़ा, तो I2 ग्रेटर देन I1 की कंडीशन क्या होगी, तो I2 का फॉर्मूला है E1 अपॉन R1 प्लस R इज ग्रेटर देन, यहां पे था E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। अब मुझे दोनों को कंपेयर करना है, मुझे कंडीशन ढूंढनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो E1 R1 E1 R2 E1 R ग्रेटर देन E1 R1 E2 R1 E1 R E2 R। देखते कौन कौन जाता है, E1 R1 जा रहा है, जाने दो, फिर E1 R भी जा रहा है, जाने दो। यहां से कंडीशन क्या मिलती है बच्चों, E1 R2 इज ग्रेटर देन E2 R1 प्लस R। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो करंट बढ़ता है, चेक कर लेते हैं, E1 R2 ग्रेटर देन E2 R1 प्लस R। देन इंक्रीज E2, बस ये हो गया R1 प्लस R, ये अपना हो गया E1 R2 ग्रेटर देन, है ना, E1 R2 ग्रेटर देन, सही है, ये अपना आंसर आ गया बी। तो कैलकुलेशन लंबी है बच्चों, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप सिंपल कंसेप्ट लगाना है, करंट पहले वाला कंपेयर करना, दूसरे वाला कंपेयर करना, बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं कि भाई ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अभी उसको मैं स्किप करता हूं। तो अभी तक हम 20 मार्क सिक्योर कर चुके हैं 7 क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, समझते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है। सोर्स ऑफ ईएमएफ दिया है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है उसका, और एक ऐसे रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखो 10 सेकंड पर रेजिस्टेंस 20 था, 30 सेकंड पर रेजिस्टेंस 40 था। टोटल चार्ज पास थ्रू रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग T1 टू T2, तो T1 टाइम से लेकर T2 टाइम तक कितना चार्ज पास होगा रेजिस्टेंस में से, ये मुझे पता करना है। पहले तो मैं पता करता हूं भाई आर का फॉर्मूला क्या है, आर कैसे टाइम पे डिपेंड करता है, मुझे उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखो स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे मैं आर की सीधी इक्वेशन लिख सकता हूं। तो आर मतलब ये आर का वेरिएशन है, ये टी का वेरिएशन है, तो मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना आता ही है।
R माइनस 40 अपॉन 40 माइनस 20 यानी 20 बराबर T माइनस 30 अपॉन 30 माइनस 10 यानी 20। तो ये जाने देते तो R बराबर हो जाएगा बच्चों T प्लस 10। R टाइम के साथ ऐसे वेरी करता है। अब मुझे चार्ज चाहिए तो Q का फॉर्मूला क्या है? Q बराबर होता है I dt। टाइम लिखा है T1 से T2 तक। I क्या होगा बच्चों? I होने वाला है E अपॉन R एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू T dt। तो E दिया गया बच्चों 10 कॉमन निकलेगा 1 अपॉन T प्लस 10 इंटू dt। टाइम कहां से कहां तक दिया गया है? वो दिया गया है 10 से 30 तक, 10 से 30 तक। तो ये होने वाला है 10 ln t प्लस 10 10 से 30 तक। 30 रखेंगे तो ln 40 अपन 10 ln 20 यानी ln 40 अपन 20 ln 2। तो ये आंसर आने वाला है 10 ln 2। इतना चार्ज फ्लो होगा T1 से T2 तक, 10 ln 2। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम अभी डिफिकल्ट में रखते हैं, शायद पता ना चले। देखो मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूं कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन स्किप करो, फिर भी आपका मिनिमम स्कोर कितना होगा वो हमें यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो अभी तक अपना स्कोर BC है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्रिक है, ध्यान से समझेंगे। 6 charges are placed at the vertices of regular hexagon as shown in the figure. Electric field on the line passing through O and the perpendicular to the plane of figure as a function of x, where x is very 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 greater than a. ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अपने पास हेक्सागोन पे 6 चार्ज रखे हुए हैं। इसके सेंटर से देखो, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे देखो, मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे मुझे फील्ड पता करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे फील्ड पता करना, और ये x इतना बड़ा है, मतलब ये जो a है ये वाला, उससे मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं मैं उस x के सामने। अब मानो मैं इस फिगर से काफी दूर आके देखो तो मुझे कैसा दिखेगा बच्चों? ध्यान से देखो, ये माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, माइनस प्लस, यानी मुझे यहां पे 3 डाइपोल दिख सकते हैं। ये पहला डाइपोल, दूसरा डाइपोल, तीसरा डाइपोल। मुझे यहां पे 3 डाइपोल दिख सकते हैं, और हर डाइपोल के डाइपोल मोमेंट कितना होगा? चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। ये हो गया हर डाइपोल की डाइपोल मोमेंट। यानी मेरे पास बच्चों 3 डाइपोल है जो तीनों एक दूसरे से कैसे एंगल पे है? 60। यानी पहला डाइपोल ऐसा है, दूसरा डाइपोल ऐसा है, तीसरा डाइपोल ऐसा है। यानी मुझे अब तीनों डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। ध्यान से देखना, ये तीनों डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। फॉर्मूला फिक्स है। डाइपोल के बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है kp अपॉन x क्यूब। अब डायरेक्शन क्या होती है? जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, यानी मान लो ये डाइपोल ऐसा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। ये डाइपोल इस तरीके से तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आने वाला है। ये डाइपोल इस तरीके से तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आने वाला है। ये है E, ये है E, ये है E, ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। यानी मुझे अब इसका रिजल्टेंट पता करना है, और E की वैल्यू क्या है? kp अपॉन x क्यूब। अब ध्यान से देखना, इसका रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी से करेंगे। ये दोनों 120 डिग्री पे है। जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और 120 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट बच्चों आता है एग्जैक्ट बीच में और सेम मैग्नीट्यूड का। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा एग्जैक्ट बीच में E वैल्यू का, और पहले से एक और E तो है, यानी टोटल हो गया बच्चों अपना आंसर 2E। तो 2E है kp अपॉन x क्यूब। तो ये हो गया 2k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। P कितना है? 2qa। तो 4 यहां से जाएगा, आंसर आने वाला है qa अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। qa अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब, qa अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने प्रिपरेशन मतलब जेन्युइनली किया है तो ये क्रैक कर सकते हो। मैं अभी भी इसको डिफिकल्ट में रख रहा हूं। ठीक है, अभी भी इसको मैं डिफिकल्ट में रखूंगा। लेकिन देखो मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिया। अभी भी मेरा स्कोर 20 है, मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। अगर मैं मानो उस 4 में से मेरा एक भी इजी हो गया तो मैं यहां पे 4 ऐड कर सकता हूं, यानी अभी मेरा स्कोर मान लेता हूं 24। ये 4 मार्क इस क्वेश्चन के नहीं है। मैंने अभी तक 4 क्वेश्चन को इजी, 5 क्वेश्चन को इजी बोला है, 4 क्वेश्चन को डिफिकल्ट बोला है। अगर किसी बच्चे से उन 4 डिफिकल्ट में से एक भी हो गया तो मेरा स्कोर बढ़ के यहां पे हो जाता है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। आसान क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से बड़ी आसानी से कर पाओगे। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहां पे मुझे यहां पे करंट दिया गया है, डिस्चार्जिंग सर्किट है। ठीक है, डिस्चार्जिंग सर्किट के करंट का फॉर्मूला क्या आता है?
आई बराबर आई नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। तो आई का फॉर्मूला हो गया, आई नॉट है 10, आई नॉट है इनिशियल वैल्यू, ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। तो पूछा है इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग सर्किट देखो बच्चों कैसी होती है डिस्चार्जिंग सर्किट, एक कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है और इनिशियल करंट होगा आई नॉट। तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है यहां पे, तो जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पे होगा वही इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है 10 ओम, 10 ओम। तो इनिशियली आई नॉट कितना है 10, तो यानी यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है 100, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस में भी होगा, यानी इनिशियल आंसर आ जाएगा बच्चों 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक वैल्यू पता है कि 2 सेकंड पे वैल्यू हो रही है 2.5, उसको मैं यूज करके कुछ मुझे दूसरा ऑप्शन कैपेसिटेंस भी गिन लूंगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू हो रही है 2.5 यानी 10/4। ठीक है, बराबर 10 ई रेस टू माइनस कितने टाइम पे 2 सेकंड पे अपॉन टाउ की वैल्यू आर सी, आर है 10 इंटू सी, तो ये होने वाला है बाई 4। तो 4 बराबर ई रेस टू 1/5c ये होगा। ln करते हैं तो ln 4 बराबर 5c, तो c चला जाएगा बच्चों यहां से, तो मैं अब देखो बड़ी आसानी से कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 1/5 ln 4, ये अपना होने वाला है c। तो 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, तो 2 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 ln 2, ये हो गया अपना कैपेसिटेंस। अब देखो 2 सही है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, यानी मेरा जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब ऑप्शन सी मुझे चेक करना है हीट प्रोड्यूस, तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर, ये हो गया पावर इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। आर पता है, आई की वैल्यू पता है, तो यहां से इंटीग्रेट करोगे तो आपका ये आंसर भी मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी अभी मैं उसको स्किप करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप आरसी सर्किट थोड़ा भी ढंग से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कंफर्म है ये, तो 28 मार्क में अभी से लिख लेता हूं। क्वेश्चन को समझते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी को वी पोटेंशियल से मैंने कनेक्ट किया है और उससे डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अ चार्ज क्यू इज नाउ गिवन टू अ पॉजिटिव प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। अभी मेरे पास ऐसा कैपेसिटर है जिसकी प्लेट मतलब जो वी पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटेंस सी है, यानी यहां पे सीवी चार्ज होगा, यहां पे माइनस सीवी चार्ज होगा, यह है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, बाहर चार्ज कितना होगा 0 0। आउटर प्लेट पे क्या चार्ज रहता है बच्चों, जो दोनों प्लेट पे मिला के नेट चार्ज होगा ना उसका आधा आउटर प्लेट पे रहता है, ध्यान से याद रखो। देखो दोनों प्लेट पे मिला के चार्ज कितना है 0, तो नेट चार्ज 0 है, यानी आउटर प्लेट पे भी 0 0 चार्ज होगा। अब हमने क्या किया बच्चों, अब हमने इस प्लेट को Q चार्ज दे दिया, यानी अब इस प्लेट पे कितना चार्ज आना है Q प्लस CV आना है, इस प्लेट पे तो कितना चार्ज है माइनस CV, यानी पहली चीज याद रखो। अब दोनों प्लेट पे मिला के टोटल चार्ज कितना हो गया Q प्लस CV माइनस CV, यानी दोनों प्लेट पे मिला के टोटल चार्ज हो गया Q, तो उसका आधा आधा आउटर प्लेट पे हो जाएगा, तो यहां पे होगा Q/2, यहां पे होगा Q/2। अब इस प्लेट पे टोटल चार्ज है Q प्लस CV, Q/2 बाहर चला गया तो अंदर कितना होने वाला है CV प्लस Q/2, दोनों को ऐड करो देखो तो आपका Q प्लस CV आ जाएगा। अब यहां पे टोटल चार्ज है माइनस CV Q/2, यहां पे तो अंदर कितना होना चाहिए माइनस CV माइनस Q/2, देखो एक दूसरे दोनों के अपोजिट हो गए। तो मुझे अब प्लेट का चार्ज नया चार्ज मिल गया CV प्लस Q/2, अब प्लेट का नया चार्ज कितना है CV प्लस Q/2, तो इस चार्ज के अकॉर्डिंग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और तो इस चार्ज के अकॉर्डिंग मुझे नया पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इस चार्ज को मैं C से डिवाइड कर दूंगा, तो नया पोटेंशियल आएगा बच्चों V प्लस Q/2C, नया पोटेंशियल आएगा V प्लस Q/2C, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स जानते हो कैपेसिटेंस की प्लेट का तो अब ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाओगे। देखो बच्चों पेपर उतना लेंथी नहीं है, हम देखो किस तरीके से कितनी इजीली कितनी स्मूथली इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से करना, जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, मैंने अपना 28 मार्क सिक्योर कर लिए हैं। ठीक है, अभी से मैंने स्कोर कर लिया है, ध्यान से देखना। इक्वल करंट्स आर फ्लोइंग इन 3 इंफिनिटी लॉन्ग वायर्स अलोंग X, Y एंड Z, तो मुझे इस पॉइंट पे फील्ड ढूंढना है, ध्यान से देखना, डायग्राम बनाते हैं।
यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह है जेड एक्सिस। एक करंट एक्स एक्सिस पे जा रहा है, एक करंट वाई एक्सिस पे जा रहा है, एक करंट जेड एक्सिस पे जा रहा है। मुझे इस पॉइंट पे फील्ड ढूंढना है ए डिस्टेंस पे। तो तीनों करंट का मैं एक एक करके फील्ड ढूंढूंगा। ठीक है, पहले बात करता हूं एक्स वाले करंट की वजह से, ध्यान से देखना। वैसे तो ये करंट बाहर निकल रहा है, तो इस करंट के नीचे वाले पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो, अगर ऐसे करंट जा रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी इस करंट की वजह से यहां पे फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी। ये है बी एक्स। बी एक्स का मतलब एक्स वाला जो करंट है उसका फील्ड, ठीक है, वो कितना होगा? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए। कौन सी डायरेक्शन में? जे केप डायरेक्शन में। अब वाई की बात करता हूं, वाई करंट इस तरफ है और इस करंट के मुझे नीचे वाले पॉइंट पे चाहिए। तो देखो, अगर करंट ऐसे हो तो फील्ड ऐसे लूप बनाता है, तो नीचे वाले पॉइंट पे डायरेक्शन होगी अंदर की ओर। तो वाई की वजह से जो बी आना है वो अंदर की ओर आना है, वो है डी वाई। मतलब ये वाई की वजह से आने वाला फील्ड वो क्या हो जाएगा? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए माइनस आई के। ये पहला, ये दूसरा। अब बात करते हैं जेड की। तो देखो, ये पॉइंट करंट पे ही है, अगर करंट उसी पॉइंट में से पास होता है तो वहां पे फील्ड बच्चों 0 आता है, यानी इस करंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों? म्यू 0 आई अपन 2 पाई कॉमन निकलेगा, जे माइनस आई मेरा आंसर होने वाला है। जे माइनस आई म्यू 0 आई अपन 2 पाई कॉमन निकल गया, ये हो गया अपना आंसर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इनफाइनाइट करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, बड़ी इजीली बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। A uniformly charged ring of radius r is rotated about axis with a constant speed v of each particle। ठीक है, ये रिंग है, तो ये ऐसे मूव कर रही है, मानो हर पार्टिकल की स्पीड v है। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p, p पॉइंट पे रेशियो क्या होगा ये मुझे पता करना है। पहले मैं, मानो ये चार्ज रिंग है, तो उससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x बराबर भी r है, ये भी r होने वाला है, तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन यहां पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर, उसका 3/x की जगह r रखेंगे, के क्यू आर अपॉन ये होने वाला है 2r स्क्वायर 3/2। ये हो गया E का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं B की। मानो अब ये रिंग ऐसे रोटेट हो रही है, तो हम अगर ये रिंग इस तरीके से रोटेट हो रही है, ठीक है, तो मैं मान सकता हूं कि यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहां का हर चार्ज मोशन कर रहा है, हर चार्ज मोशन कर रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट आई है तो x डिस्टेंस पे B का फॉर्मूला क्या होगा? B का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों म्यू 0 आई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स करंट I इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन यहां से होने वाला है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। यहां से अपना आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, वापस में x बराबर r पुट करता हूं, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 i कितना होगा? अगर q चार्ज v स्पीड से जा रहा है तो करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, तो q अपॉन एक रोटेशन करने में लगने वाला टाइम, तो i होने वाला है i बराबर q अपॉन डिस्टेंस कितना कवर करना है? 2 पाई r बाई v, तो i हो जाएगा qv अपॉन 2 पाई r। ठीक है, ये होने वाला है इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन यहां पे आने वाला है एक्स आर 2r स्क्वायर का 3/2। अब मुझे दोनों का रेशियो लेना, मुझे किन किन का रेशियो बोला गया है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मुझे E बाई बी करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? के क्यू आर अपॉन 2r स्क्वायर 3/2 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू 0 अपॉन 4 पाई QV पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर
2r² 3/2। तो अब रेशियो लेते हैं, तो ये जाएगा यहां से, ये जा रहा है, तो Q जाएगा, R यहां से जाने वाला है, एक R यहां से गया, पाई जा रहा है, तो कितना बचेगा देख लेते हैं। तो यहां से अब बचने वाला है K, ऊपर तो K बचा, नीचे μ0 V अपॉन 4, 8, यहां से 4 इंटू 2, 8 पाई। ठीक है, इतना बच रहा है। ये जो फॉर्मूला मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0 2 πr², हाँ ठीक है। तो K की जगह रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू μ0 V 8 पाई। तो पाई पाई जाएगा, यहां से बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट μ0 इंटू V। तो 1 अपॉन, अब आपको फॉर्मूला पता होगा, C का फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट μ0। तो ये हो जाएगा C², यानी आंसर आएगा C²/V, 2C², अगर प्रोपोर्शनलिटी पूछा है कि एग्जैक्ट पूछा है, C²/V। ठीक है, तो आंसर तो ये आएगा C²। अब मेरा 2 यहां पे ज्यादा क्यों आ रहा है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ये है μ0 सही है, ये कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 2 एक ज्यादा, मुझे डाइपोल की एक्सिस पे पता करना है। सॉरी, यहां पे 2 नहीं आएगा बच्चों, ये गड़बड़ है, मैंने 2 ज्यादा ले लिया यहां पे। हाँ 2 आएगा कि 2 ना है, 2 तो फॉर्मूला में होता है, सॉरी 2 आएगा यहां पे। अब मुझे डिवाइड करना है, तो ये मैंने 2 यहां पे, देखो बच्चों ये गलती हुई है, फॉर्मूला में बी में यहां पे 2 है, आई की जगह मैंने लिखा QV अपॉन 2πr, तो यहां पे भी मुझे 2 लेना है, 2 QV अपॉन 2πr था, तो ये 2 जाएगा। ठीक है, ये मैं 2 यहां पे लिखना भूल गया था, इसलिए यहां पे ये 4 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 4, तो यहां से 4 जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा C²/V। देखो बी का फॉर्मूला क्या है, डाइपोल, मतलब अगर मेरे पास सर्कुलर वायर हो और उसके एक्सिस पे पूछा है, तो बी का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, यहां पे 2 आएगा, कोई अब आई की जगह भी मैंने यहां पे आई की जगह क्या लिखा था, V ऊपर जाएगा तो QV अपॉन 2πr, तो ये नीचे भी 2 था और ऊपर भी 2 है, तो ये मैं यहां पे 2 नीचे लिखना मेरा मिस हो गया था, इसलिए 2 कैंसिल नहीं हुआ था और 8 आ गया था, जबकि 4 आना चाहिए। तो यहां पे अब 2 लिखेंगे तो अपना आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हमने वही किया, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं बनता। तो अभी तक अपने मार्क 28 ही फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो ये है EMI का क्वेश्चन, मोशनल EMF का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो यहां पे बोला गया है कि 2 पैरेलल वायर है, मतलब 4 एक्चुअली वायर है, चारों वायर V0 स्पीड से जा रहे हैं, ध्यान से देखना, इस तरीके से वायर है, ये वायर ऊपर V0 से जा रहा है, ये वायर नीचे V0 से जा रहा है, ये वायर ऐसे V0 से, चारों वायर V0 स्पीड से जा रहे हैं। इनिशियली वो स्क्वायर बना रहे हैं, कितने लेंथ का, A लेंथ का, इनिशियली वो A लेंथ का स्क्वायर बना रहे हैं। तो पूछा है किसी भी T टाइम पे करंट कितना होगा, ये पूछा है, किसी भी T टाइम पे करंट कितना होगा, और लैम्बडा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो मान लो किसी T टाइम पे स्ट्रक्चर ये है, तो पहले तो देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा था, ए साइड का स्क्वायर था, अब ये वायर T टाइम के लिए मूव हुए, ये वायर भी T टाइम के लिए मूव हुए, तो ये लेंथ कितनी हो गई बच्चों, ये लेंथ हो गई A + 2V0T। देखो इनिशियली लेंथ A थी, ये वायर इस तरफ कितना मूव किया V0T, ये वायर कितना मूव किया V0T, तो ये लेंथ कितनी हो गई A + 2V0T। उसी तरीके से ये लेंथ कितनी हो गई A + 2V0T। तो ये अब जो पहले स्क्वायर A लेंथ का था वो स्क्वायर बड़ा होके हो गया है A + 2V0T। अब देखो ये चारों रोड मूव कर रहे हैं, तो यहां पे भी एक बैटरी बनेगी, यहां पे एक बैटरी बनेगी, यहां पे एक बैटरी, मतलब ये चारों रोड एक बैटरी बनाएंगे, ये बात पक्का है। ठीक है, चारों रोड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो जो बैटरी बनेगी उसका ईएमएफ होगा BVL। तो जो ईएमएफ बनने वाला है वो है BVL, कितना है A + 2V0T।
ऐसी 4 बैटरी बनेगी, यानी अब मैं इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ आएगा। ये बैटरी ई की है, चारों वाली बैटरी ई की बनेगी। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देखो हर वायर की लेंथ कितनी है, a प्लस 2 v0 t, और पर लेंथ रेजिस्टेंस लैम्बडा है, यानी हर एक रेजिस्टेंस r होंगे। और r कितने होने वाले हैं, r की वैल्यू होने वाली है लैम्बडा इंटू a प्लस 2 v0 t। तो टोटल करंट I कितना होगा, टोटल करंट I होगा 4e अपॉन 4r, यानी E बाई R, ये अपना हो जाएगा करंट। तो E बाई R करो आप, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो E बाई R देखो डिवाइड करो तो अपना आंसर आ जाएगा BV बाई लैम्बडा, ये होगा अपना करंट I, BV बाई लैम्बडा, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों स्पीड में आपको करना है, ये भी ध्यान रखना है, और आपको कंसेप्ट एक तो क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे किया जाता है क्वेश्चन, कौन से चैप्टर का कौन से टॉपिक का क्वेश्चन, इसको भी मैं डिफिकल्ट मानता हूं, इसलिए अभी भी मेरा स्कोर 28 कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, मैं मिनिमम स्कोर लेके चल रहा हूं, वरना ये क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर मेन लेवल का क्वेश्चन है। और अगर आपको मोशनल ईएमएफ का थोड़ा सा भी फंडामेंटल पता हो, कैसे बैटरी बनती है, रेजिस्टेंस क्या रोल है, करंट कैसे फ्लो होगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैं मिनिमम स्कोर लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। 220 वोल्टेज को पी डिवाइस पे कनेक्ट किया जाए तो करंट मिलता है 0.25 का, और वो करंट वोल्टेज को लीड करता है π/2 से। अब देखो 90 डिग्री से करंट लीड किस में करता है, कैपेसिटेंस में, यानी पहली चीज समझ में आ गई कि मेरा जो पी डिवाइस वो है कैपेसिटेंस। क्या दिया है, करंट है 0.25, वोल्टेज है 220, तो मुझे XC मिल जाएगा कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस 220 अपॉन 1/4, यानी ये हो गया 880 ओम, ये हो गया XC। अब बात करते हैं व्हेन द सेम वोल्टेज इज कनेक्टेड टू डिवाइस Q, सेम करंट फ्लो, बट दोनों सेम फेज में है, करंट भी सेम फ्लो हो रहा है और दोनों इन फेज है। फेज सेम मतलब दूसरा डिवाइस है मेरा रेजिस्टेंस, तो जो Q डिवाइस है मेरा वो है रेजिस्टेंस R। तो यहां से मैं लिख सकता हूं करंट भी सेम बोला है 1/4, वोल्टेज भी सेम दिया 220, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी V बाई I, वो हो जाएगा 880। ठीक है, मुझे R और C दोनों मिल चुके हैं। अब व्हाट इज द करंट विद द सेम सोर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब मैं P और Q को सीरीज में कनेक्ट करता हूं, वापस वोल्टेज वही है। अब मेरे पास सर्किट ऐसी है कुछ, P है मेरा कैपेसिटेंस, Q है मेरा रेजिस्टेंस, वापस उसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करता हूं। ये है 880 का, ये कितने वाला है, ये भी 880 का है, ये है 220 का। अब ये करंट I कितना होगा, I हो जाएगा 220 अपॉन इसका Z। तो Z का फॉर्मूला क्या आना है, Z का फॉर्मूला है R² प्लस XC², तो ये R² प्लस XC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 220 अपॉन √2 टाइम्स 880, यानी ये हो जाएगा 1/4 √2। करंट की वैल्यू 1/4 √2। अब RC सर्किट है, R और C इक्वल है, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, tan phi आना है XC बाय R1, यानी phi आ जाएगा 45 डिग्री। तो करंट लीड करेगा 45 से, करंट की वैल्यू होगी 1/4 √2। 1/4 √2 करंट लीड बाय π/4, ये हो गया ऑप्शन 2। और ये सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। एसी के बेसिक्स, एसी के अगर आप देखो तो यहां पे RLC सर्किट भी नहीं है, सिर्फ RC सर्किट में ही एसी में आपका काम चल जाएगा। इसको मैं सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, तो मैं मिनिमम 32 का स्कोर तो अचीव कर ही लिया हूं बच्चों, मिनिमम मैंने इतना स्कोर अचीव किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं अपना स्कोर ऑलरेडी 36 का कर लेता हूं। ध्यान से देखेंगे, 2 आइडेंटिकल ग्लास इक्विकॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ f आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, द स्पेस बिटवीन लेंस इज फिल्ड विथ वाटर। अब नया कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी। ध्यान से देखेंगे, पहले मेरे पास 2 लेंस है, ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस, और दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको मैंने वाटर से फिल किया, ये ब्लू कलर का। तो मुझे इसका f पता करना है, तो पहले तो मैं R वाला कुछ पता करता हूं। ठीक है, मैं पहले इस लेंस की बात करता हूं। इसका 1/f क्या हो जाएगा बच्चों, μ-1, यानी 3/2 - 1 1/2 इंटू 2/r, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है, यानी f बराबर r हो गया। ये मुझे पहला रिलेशन मिल गया। अब मैं पता करता हूं इस वाले लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, तो 1/f मिड, बीच वाले लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों,
म्यू माइनस वन कितना होगा 4/3 माइनस 1/3 माइनस 2r, यानी ये होना है बच्चों एफ मीड क्या होगा, एफ मीड होगा -3r/2, तो ये कितना होना है, और f बराबर r है यानी -3f/2, ये हो गई बीच वाले लेंस की f। अब मुझे पूरे कॉम्बिनेशन का f पता करना है, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 1/f2 1/f3, तो ये है 1/f, f2 कितना है -2/3f प्लस 1/f, तो ये हो जाएगा 3/3 3/3, तो ये होने वाला है नीचे 3f, ऊपर 3 3 6 में से 2 गया 4 1/f, यानी f आंसर आ जाएगा बच्चों 3f/4। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या, 3f/4 ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जब लेंस का कॉम्बिनेशन बनता है तो नेट f कैसे ढूंढा जाता है, तो वहां से हमने बड़ी इजीली क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी मैं मानता हूं सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बोहर मॉडल में थोड़ा सा ज्यादा पढ़े होंगे, टिपिकल जो बोर्ड का बोहर मॉडल है उससे ज्यादा पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन 2 ही इक्वेशन में होने वाला है। ठीक है, समझते हैं। स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइमन सीरीज, पहली लाइमन सीरीज यानी 2 से 1 का ट्रांजिशन होगा तो फोटोन एमिट करता है। आर इज अ रीडबर्ग कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ एटम एक्वायर, ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन एटम है, रेस्ट पे है, उसने फोटोन एमिट किया तो वो एटम इस तरफ जाएगा v स्पीड से m मास का, और यहां पे जाना है फोटोन। ठीक है, फोटोन का फ्रीक्वेंसी f होगा, मोमेंटम जो भी होना है वो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। पहली चीज, ये रेस्ट पे था तो जो इसकी मोमेंटम आएगी वही इसकी मोमेंटम आएगी, तो मुझे पहले फोटोन की मोमेंटम ढूंढनी है। फोटोन की मोमेंटम ढूंढने से पहले मैं वो कितना लैम्बडा वाला है वो पता करता हूं, तो 1/λ बराबर r/1 - 1/1/4 ये होगा, तो ये हो जाएगा 1/λ बराबर 4 - 1 यानी 3r/4। इतने ये मुझे मिला कितना लैम्बडा होगा इस फोटोन का। फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, p बराबर h/λ, तो h इंटू 1/λ यानी हो जाएगा 3rh/4। ये मोमेंटम होगी फोटोन की, वही मोमेंटम इसकी भी होगी अगर इसकी स्पीड v है, तो mv बराबर हो जाएगा 3rh/4, तो v होना है 3rh/4m, 3rh/4m, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है बच्चों, मैं इसको इजी में रख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरा स्कोर कितना आ रहा है बच्चों, यहां पे मैं 40 का स्कोर अचीव कर चुका हूं, 40 का स्कोर अचीव कर चुका हूं, यहां पे ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 18 नंबर का क्वेश्चन है, थर्मल एक्सपांशन और फ्लूइड पे बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स इन अ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री, फ्रैक्शन K1 इज सबमर्ज। ठीक है, while at a temperature 60 K2 is submerged. If volume expansion of ion is gamma Fe, mercury is gamma Hg, then K1/K2 कितना होगा। कंडीशन समझते हैं, मेरे पास कंडीशन है पहली 0 डिग्री पे, तो यहां पे अगर मानो टोटल वॉल्यूम V है तो कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, K1 भी सबमर्ज है। मेरे पास दूसरी कंडीशन है 60 डिग्री की। ठीक है, तो यहां पे अब वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ये बात भी फिक्स है। तो मानो नया वॉल्यूम अब चेंज हो गया V डैश, सही है, तो अब वो हो जाएगा K2 V डैश, इतना सबमर्ज है। V डैश को मैं लिखता हूं V60 डिग्री, तो ये हो जाएगा V60 डिग्री, और 0 डिग्री का वॉल्यूम V0। अब डेंसिटी की बात करते हैं, तो इसका मास m है तो टेम्परेचर चेंज होने से मास तो चेंज नहीं होगा। अगर इसकी डेंसिटी रो Hg0 है तो इसकी डेंसिटी अब हो जाएगी रो Hg 60 डिग्री पे, ये बात भी क्लियर है। अब मुझे देखो दोनों का मास सेम है क्योंकि एक ही ब्लॉक है, बस ब्लॉक मोटा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ने से ब्लॉक का वॉल्यूम बढ़ा, उसका मास नहीं चेंज हुआ। और दोनों केस में इस पे जितना नीचे mg लगेगा उतना ऊपर Fb लगेगा, यहां पे भी जितना नीचे mg लगेगा उतना ऊपर Fb लगेगा। तो दोनों केस का अगर mg सेम है तो दोनों केस का बायोन्स सेम होगा, मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो बात करता हूं इसकी, इस केस की बायोन्सी क्या होगी, तो Fb एट 0 डिग्री बराबर Fb एट 60 डिग्री। पहले केस की बायोन्सी क्या होगी, बायोन्सी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज इनटू g, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड gamma Hg0, वॉल्यूम सबमर्ज K1 टाइम्स वॉल्यूम V0 इंटू G,
बराबर 60 डिग्री पे अब गैमा चेंज हो गया, कितना हो जाएगा 60 डिग्री पे गैमा होने वाला है बच्चों, गैमा सॉरी गैमा नहीं रो आएगा, रो एच जी नॉट, ठीक है, यह आ जाएगा रो एच जी नॉट। तो अगर 0 डिग्री पे डेंसिटी रो एच जी नॉट है तो 60 डिग्री पे डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो एच जी नॉट अपॉन 1 प्लस गैमा एच जी नॉट इंटू 60। ये हो गई नई डेंसिटी। नया वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, K2 टाइम्स V नॉट 1 प्लस गैमा एफ ई इंटू 60 इंटू जी। तो यह नई डेंसिटी 60 डिग्री पे, यह नया वॉल्यूम 60 डिग्री पे इंटू जी। तो जी को जाने दो, वी नॉट को जाने दो, जी को जाने दो, वी नॉट को जाने दो। पूछा है बच्चों हमें K1 बाई K2, तो K1 बाई K2 होना है 1 प्लस गैमा एफ ई 60 अपॉन 1 प्लस गैमा एच जी 60, ठीक है। तो 1 प्लस 60 गैमा एफ ई 1 प्लस 60, ये अपना हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप मानते हो सिंपल, क्योंकि बस हमें बायोन्सी को कंपेयर करना है, वॉल्यूम एक्सपेंशन पता होगा, बस दो रिजल्ट को कंपेयर करना है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पे मेरा जो स्कोर कैरी फॉरवर्ड होता है वो है 44। अगर जेन्युइनली आपने प्रिपरेशन किया है, अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्किप करते हो तो आप अभी तक 44 का स्कोर अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो थर्मो का क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट मानता हूं तो इसका स्कोर कैरी फॉरवर्ड होने के चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन को समझते हैं। मोनोएटॉमिक गैस है, मोल 1 है, प्रोसेस दिया है ए बी, तो पूछा है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस। ध्यान से देखना, इस प्रोसेस की मुझे सी पूछा गया है। कैसे करेंगे, पहले हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, डेल्टा क्यू बराबर वर्क डन प्लस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है, एम सी डेल्टा टी बराबर वर्क डन प्लस एम सी वी डेल्टा टी। ये तो जनरल फॉर्मूला, मुझे यहां पे ये सी पता करना है, तो मुझे सी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, वर्क अपॉन एम डेल्टा टी प्लस सी वी, ये मिलने वाला है। अब मुझे वर्क और अपॉन एम डेल्टा टी, सी वी तो मैं जानता हूं, मोनोएटॉमिक है तो सी वी हो जाएगा 3/2r। अब मुझे ये पता करना है वर्क, तो वर्क यानी इस ग्राफ का एरिया। तो ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस कितना होगा 4v नॉट, हाइट कितनी होगी 3p नॉट, यानी ये होने वाला है 6p नॉट v नॉट। और ये रेक्टेंगल का एरिया, हाइट 3 इंटू 4, तो 12p नॉट v नॉट। तो टोटल एरिया हो जाएगा 18p नॉट v नॉट, ये होने वाला है 18p नॉट v नॉट अपॉन n डेल्टा टी। यहां पे ध्यान से देखो, अगर मेरे पास pv बराबर nRT है तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा pv बराबर nr डेल्टा टी। तो n डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा pv अपॉन r। तो n डेल्टा टी की जगह लिख दूंगा मैं डेल्टा pv अपॉन r, r ऊपर जाए। डेल्टा pv, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं a से b, तो डेल्टा pv क्या होगा, तो b पॉइंट का pv माइनस a पॉइंट का pv। b पॉइंट का pv है 30p नॉट v नॉट, a पॉइंट का pv है 3p नॉट v नॉट, तो ये कितना होने वाला है, डेल्टा pv 27 हो जाएगा। तो 18p नॉट v नॉट अपॉन r अपॉन 27p नॉट v नॉट प्लस 3/2r। p नॉट v नॉट जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 9 का 2 3, तो ये आने वाला है 2/3r प्लस 3/2r। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 9 13 अपॉन 6r, ये आंसर आएगा 13r/6 है। ऐसा कोई ऑप्शन 13r/6, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैं मानता हूं इस पेपर के वन ऑफ दी टॉपेस्ट या फिर टफेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन भी है। ठीक है, जनरली थर्मोडायनेमिक्स में इस तरीके की चीजें नहीं करवाई जाती, लेकिन पेपर में आया है तो हम कर भी सकते हैं अगर अच्छे से हम इसको अटेम्प्ट करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आज के पेपर का टफेस्ट क्वेश्चन में से है, इसको भी मैं सिंपल नहीं गिनूंगा, तो यहां पे भी मेरा स्कोर कंटिन्यू 44 में मान सकता हूं। ध्यान से देखेंगे अब। A long horizontal gas filled with tube of length 12 closed at both end, rotated about axis with omega. P naught is a pressure at center. ध्यान से देखना, ट्यूब है, ओमेगा से रोटेट कर रही है, इस पॉइंट पे प्रेशर है P, तो मुझे पूछा है प्रेशर एट B। इस पॉइंट मतलब यहां का प्रेशर P नॉट है, तो यहां का प्रेशर कितना होगा, और यहां पे हर जगह अंदर गैस भरी हुई। ठीक है, ये सारे हर जगह गैस के मॉलिक्यूल्स है।
मुझे प्रेशर का डिफरेंस पता करना, ध्यान से देखना। मानो मैं r डिस्टेंस पे एक छोटा सा वॉल्यूम लेता हूं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं प्रेशर का हम जानते हैं रिलेशन क्या है, dp बाई डी आर होता है डेंसिटी इंटू जी इफेक्टिव। अगर आर के साथ प्रेशर बढ़ता है तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहां पे जी क्या आएगा, देखो हर एटम पे इस तरफ फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, उसी तरह यहां पे इस साइड पे हर एटम पे फोर्स लगेगा इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल। तो आर डिस्टेंस पे सेंट्रीफ्यूगल क्या लगना है, dp बाई डी आर हो जाएगा रो इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये मुझे मिल गया प्रेशर का आर के साथ रिलेशनशिप। दूसरी चीज सही है। अब मुझे दिया क्या गया है कि R इज अ गैस कांस्टेंट पर यूनिट मास, पर यूनिट मास का गैस कांस्टेंट है R, ठीक है। तो इस गैस के लिए इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, PV बराबर nRT। अगर ये इक्वेशन होती है तो R क्या होता है, पर यूनिट मोल होता है। अगर मैं पर यूनिट मास इस इक्वेशन को लिखूं तो PV बराबर mRT बनेगा। n है टोटल मोल, तो यहां पे m है टोटल मास, और ये R है पर मास, और यहां पे R रहता है पर मोल। यानी यहां पे चीज में लिख सकता हूं बच्चों P बराबर m बाई वी आर टी। अगर R पर मास हुआ तो P बराबर हो जाएगा रो आर टी, यानी रो की जगह लिख दूंगा P बाई आर टी, तो ये हो जाएगा dP बाई डी आर बराबर रो की जगह P बाई आर टी ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से होने वाला है dP बाई P बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई आर टी आर डी आर। इंटीग्रेट करेंगे, P नॉट प्रेशर है R बराबर 0 पे, तो B पॉइंट पे आर एल है, प्रेशर कितना होगा, तो ये हो जाएगा ln PB अपॉन P नॉट बराबर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 आर टी। तो PB आना है बच्चों, ln दूर करेंगे तो P नॉट ई रेस टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 आर टी, ये अपना आंसर होगा। तो P नॉट ई रेस टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। किसी भी तरीके से बच्चों ये आसान क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने जेई मेन के साथ अगर एडवांस लेवल की प्रिपरेशन किया है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए बच्चों। यही फायदा है, एडवांस की प्रिपरेशन भी आपको साथ में ही करना है रहता है, ताकि आप जेई मेन के भी इस तरीके के क्वेश्चन को क्रैक कर सको। जो ऑल इंडिया टॉपर्स होंगे अंडर 2000 रैंक, उन सब ने ये क्वेश्चन किया होगा, ये भरोसा है, तभी वो 2000 1000 के अंदर रैंक अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो टॉप स्कोर के लिए ऐसे क्वेश्चन ही बच्चों रहते हैं मेन। इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, ये हमें समझना है। तो अभी तक मेरा स्कोर वापस कितना है, 44 है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अब यहां से अपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन शुरू होंगे। क्वेश्चन को समझते हैं। अ स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटिंग विथ रेजोनेंस ट्यूब एपरेटस इन अ फिजिकल लैब, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है। लेंथ पहले 17 आती है, फिर 51 आती है। यानी बच्चों एक चीज मुझे पता चल गई कि लैम्बडा बाई 2 होगा L2 माइनस L1, ये फॉर्मूला जानते हैं हम। तो लैम्बडा हो जाएगा 2 टाइम्स दोनों का डिफरेंस 34, तो ये हो जाएगा 68। लैम्बडा आ गया 68 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी है 512, तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला है एफ लैम्बडा, ये है 512 इंटू 68 बाई 100, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 348 मीटर पर सेकंड के आसपास आपका आंसर आना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। इंटीजर टाइप आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांस कम है। सिंपल डेटा दिया है, बस आपको यहां पे यूज करना है, हो जाएगा आराम से। तो यहां पे मेरा स्कोर बढ़ के हो जाता है 48, ठीक है। और ध्यान से देखना बच्चों, 21 से 30 के बीच मुझे सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और मैं यहां पे बच्चों आप बता दूंगा 5 क्वेश्चन आपके पास आसान है। ये पहला क्वेश्चन आसान है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आसान। अगर मैं 5 क्वेश्चन आसान ढूंढ लेता हूं तो मैं पांचों का भी स्कोर बढ़ा दूंगा मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं आगे 44 अचीव कर चुका हूं। अब मुझे यहां से मुझे 5 आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं, तो ये क्वेश्चन आसान है, कोई डाउट ही नहीं बनता इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 22 वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। स्मॉल बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। देखो वीटी ग्राफ है, तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन क्या होगा 5, और अगर मैं स्लोप पे पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा, तो ये 5 हो जाएगा 10 sin थीटा। तो यहां पे थीटा होना है बच्चों 30 डिग्री। अगर ये आंसर में यहां पे डिग्री में पूछा गया है, ठीक है,
यहां पे मिसिंग है, पेपर में आपके सामने था ही डिग्री में, तो अपना आंसर आ जाएगा 30। ये भी मेरा दूसरा आसान क्वेश्चन मुझे मिल चुका है। देखो बच्चों कितना आसान रहता है, अगर आप इंटीजर टाइप में 10 में से 5 आसान क्वेश्चन ढूंढ लो, आपका स्कोर बहुत स्पीड में बढ़ेगा। देखो ये दूसरा आसान क्वेश्चन मैंने ढूंढ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो। तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 है बच्चों 9, रेडियस r है 4। मुझे वो टाइम ढूंढना है जब एक्सेलरेशन 45 डिग्री बनाता है। नेट एक्सेलरेशन ध्यान से देखना, सर्कुलर मोशन पे नेट एक्सेलरेशन 45 डिग्री कब बनाएगा? जब उसका रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल होंगे। तो AR बराबर 80 तो फिक्स है 9, AR का फॉर्मूला v²/r। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला टेंजेंशियल इंटू टाइम अपॉन इसका स्क्वायर बराबर 9, 80 है 9 तो 9 9 81, यही तो होगा 80 इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय r है 4 इंटू 9। तो टी स्क्वायर क्या होने वाला है? v²/r। ठीक है, तो ये होने वाला है 9, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा 4/9, यानी t हो जाएगा 2/3। 2/3 तो आंसर हो जाएगा मेरा 0.67। देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, यानी यहां पे मैंने तीसरा आसान क्वेश्चन ढूंढ लिया। सर्कुलर मोशन का बस आपको कंसेप्ट पता हो तो बड़ी आसानी से और कितनी स्पीड में आप इस तरीके की क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, खुद से ट्राई करेंगे। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है मुझे phi बराबर 3x + 4y, और पार्टिकल इनिशियली 6 8 पे है। मानो ये ओरिजिन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो पार्टिकल इनिशियली किस पॉइंट पे है? इसका कोऑर्डिनेट है 6 8, यानी पार्टिकल इनिशियली ये है 6, ये है 8। ठीक है, पार्टिकल इनिशियली यहां पे, यानी ये कितने डिग्री पे होगा? ये हो जाएगा 53 डिग्री पे। ये इनिशियल पोजीशन है। पूरी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी ऐसे चेंज कर रही है तो मैं फोर्स ढूंढ सकता हूं। फोर्स का फॉर्मूला है -∂V/∂x i कैप -∂V/∂y j कैप। तो ये हो जाएगा -3i -4j। अब इस फोर्स को ऑब्जर्व करो बच्चों, माइनस यानी इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में 3 न्यूटन और y डायरेक्शन में 4 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, ये जो फोर्स रिजल्टेंट होगा बच्चों वो भी इसी लाइन पे होगा। यानी एक तो इसका पोजीशन वेक्टर 53 डिग्री पे एक्स एक्सिस पे और फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये है फोर्स। यानी अगर पार्टिकल यहां पे रेस्ट पे है और फोर्स ऐसे लग रहा है जो पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी पार्टिकल सीधा ओरिजिन को ही क्रॉस करेगा। अब उसकी लाइन ऑफ मोशन देखो बच्चों, ये यहां पे सोचना है। ठीक है, अभी पार्टिकल यहां पे है, तो जो पोजीशन वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है तो सीधा ओरिजिन से पास होगा। अब पूछा है मुझे कि वर्क डन बाय फोर्स व्हेन पार्टिकल क्रॉस एक्स एक्सिस, तो वो पहली बार एक्स एक्सिस को कब क्रॉस करेगा? जब वो ओरिजिन से पास होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में मुझे वर्क पूछा इस फोर्स का, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या है? U1 - U2। तो इनिशियल पोजीशन पे U1 कितना होगा? x, तो इनिशियल पोटेंशियल का फॉर्मूला है 3x + 4y। x रख दो 6, y रख दो 8, तो हो गया 32 + 18। तो U1 हो गया मेरा 50 जूल। U2 फाइनल पोजीशन ओरिजिन पे, तो यहां पे x और y 0 0 रखूंगा तो फाइनल पोटेंशियल हो गया 0। यहां पे मेरा आंसर आ रहा है 50। तो ये फोर्स कितना वर्क करेगा बच्चों? 50, पॉजिटिव 50 करेगा। अगर ये फॉर्मूला U2 - U1 होता तो -50 आता, आपको इंटीजर में -50 लिखना पड़ता, लेकिन यहां पे आपको +50 लिखना है। ठीक है, अपना आंसर आएगा +50। और डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको टफ नहीं मानता। तो अभी तक मेरे सिंपल क्वेश्चन 3 है, क्योंकि यहां पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सोचना भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहली मोशन है 40 sin t और दूसरी है 10 sin ωt + c cos ωt। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, यानी इसका एम्पलीट्यूड है 40, अब मुझे इसका एम्पलीट्यूड पता करना है, तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। तो 10 इसको मैं क्या लिख सकता हूं? √1 + c² sin ωt + 5 ऐसे लिख सकता हूं। जब साइन और कॉस में हो तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? √ साइन का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर + कॉस का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब दोनों इक्वल है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है,
यानी 40 बराबर हो जाएगा 10 1 प्लस सी स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों यहां पे 16 बराबर 1 प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि 4 जाएगा 10, 40 अपन 10, 4 रूट दूर करेंगे तो 16 बराबर 1 प्लस सी, यानी सी स्क्वायर हो गया बच्चों 15, यानी सी हो गया √15। √15 आप एग्जैक्टली करोगे तो 3.87 आपको विदाउट कैलसी करना है बच्चों। और ये चीज ऐसी पूछी जाती है, बोलोगे सर आपने कैसे कर लिया, तो ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करने का तरीका क्या है अगर 0 से 99 के बीच में हो तो। सबसे पहले नियरेस्ट नंबर ढूंढो जो स्क्वायर रूट में आता हो, तो नियरेस्ट नंबर है इसका 16, मुझे मानो √15 कैलकुलेट करना है, तो इसका नियरेस्ट नंबर है 16, 16 का रूट होगा 4 तो मैं क्या करूंगा 15 को 4 से डिवाइड करूंगा, 15 को 4 से डिवाइड करने पे आंसर आने वाला है मेरा 3.75, ठीक है। 3.75 आंसर आया, इसको इस 4 से एवरेज लूंगा तो 3.5 प्लस 4/2, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 3.87। ये तरीका है, ठीक है। अब ऐसा लगे तो गूगल सर्च भी कर सकते हो कि शॉर्टकट मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट अप टू 99, 2 डिजिट का स्क्वायर रूट ढूंढने का शॉर्टकट मेथड भी फाइंड कर सकते हो, बना यहां पे आपका आंसर है 3.87। तो मेरे मानने में ये क्वेश्चन आसान है, तो आपको 4 सिंपल क्वेश्चन मिल चुके हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं यहां पे बड़ी आसानी से, और बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, समझते हैं क्या है। बॉब का मास दिया है, वायर की लेंथ दिया है, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, एरिया दिया है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो मुझे स्ट्रेस पता है, वायर का एरिया पता है, तो मैं टेंशन ढूंढ लूंगा। टी मैक्स कितना होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो 4.8 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻⁶, तो हो जाएगा 48। इतना मैक्सिमम टेंशन आएगा जो है m⍵²r। एंगुलर वेलोसिटी पूछा है तो 48 बराबर मास कितना है, मास है 10, ω² ढूंढना है, r कितना आएगा, रेडियस है 0.3 यानी 3/10, तो ω² हो गया बच्चों 16, तो ओमेगा हो गया 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सीधा 4 मार्क। तो यहां पे मैंने 5 सिंपल क्वेश्चन ढूंढ चुके हैं, तो यहां पे 20 मार्क और आगे वाले 44, यानी मेरा बच्चों मिनिमम इस पेपर का स्कोर 64 तो होना ही चाहिए, जो इतना बुरा स्कोर नहीं है। अगर आप ऐसा परफॉर्म तीनों सब्जेक्ट में करते हो तो आपका इजीली 190 के आसपास या 200 के आसपास स्कोर हो जाएगा, जो अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच अचीव करने के लिए इनफ रहता है बच्चों, ठीक है। तो मेरा यहां पे ये मानना है, पेपर कैसा भी लगे आपको, सिंपल क्वेश्चन तो अंदर रहते। देखो मैंने बच्चों कितने क्वेश्चन स्किप किया, आप मान के चलो जो पीछे पहले वाले 20 क्वेश्चन थे उसमें से मेरा सिर्फ स्कोर 44 का ही है, यानी 80 में से मैंने 44 का स्कोर अचीव किया, यानी मैंने सिर्फ 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बच्चों। मैंने 20 में से 9 क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर भी मैं 60 के ऊपर स्कोर अचीव किया, मेरा फिर भी 200 के आसपास स्कोर अचीव हो रहा है। तो आप ऐसे स्मार्ट पेपर अटेम्प्ट करो तो आप बड़ी आसानी से स्कोर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। हम आगे देखते हैं, वीडियो का पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो समझते हैं, सोर्स की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, विंड 20 की स्पीड से 60 डिग्री पे जा रही है, मानो सोर्स इस तरफ जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड, ईस्ट की डायरेक्शन में विंड ऐसे फ्लो हो रही है 20 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 है, स्पीड साउंड सी है 300, इसकी फ्रीक्वेंसी है 500। तो ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो ऑब्जर्वर को एफ बराबर है f0 सी प्लस और माइनस, मतलब फॉर्मूला यहां पे आने वाला, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो C/C माइनस VS, तो f0 है 500। विंड की स्पीड क्या लेंगे बच्चों, तो देखो अगर साउंड इस तरफ मूव करेगा, ये जो सुनने वाला, ये बंदा जो सुनेगा वो ये वाला साउंड सुनेगा, तो एक तो इस तरफ 300 की स्पीड से साउंड जाएगा, प्लस विंड उसको हेल्प करेगा, तो ये हो जाएगा 310, ठीक है। विंड के इस वेलोसिटी का cos 60 कंपोनेंट होने वाला है 310, यानी ऊपर आने वाला है बच्चों 310 अपॉन 310 माइनस VS कितना है, ये जा रहा है 20 से, तो -29। तो यहां पे बच्चों आंसर आएगा 500 इंटू 31 अपॉन 29, तो इसको एग्जैक्ट गिनेंगे तो 534 के आसपास आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हो सकती है। और दूसरी चीज याद रखो बच्चों, आपको क्वेश्चन पॉइंट के बाद 2 इंटीजर तक देना है, या फिर आपको रेंज भी मिल सकता है, यानी अगर आप, मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन में अगर आप 534 टिक करके आते हो, टाइप करके आते हो, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपको रेंज मिलेगी और ये आंसर उस रेंज में ही होने वाला है, ठीक है।
तो ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी इसको आसान में नहीं रखता क्योंकि मुझे ऑलरेडी 5 क्वेश्चन आसान मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कार फिटेड विद कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ है 20, दूसरी कार 20 मीटर 2 मीटर ब्रॉड है, 1.6 मीटर हाइट, 20 मीटर अवे है। ध्यान से देखना, एक कॉन्वेक्स मिरर है, उससे 20 मीटर दूर एक कार है। तो अगर मैं इस मिरर में उसकी इमेज देखूंगा तो मुझे उसकी इमेज कहां पे दिखेगी, ये मुझे पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे सिंपल मिरर फॉर्मूला लगाना है। इस कार के डायमेंशन का कोई मतलब नहीं है, कितनी ब्रॉड है कितनी हाई, कोई मतलब नहीं है। यहां से डिस्टेंस है 20 मीटर और इसकी फोकल लेंथ है 0.2। तो मुझे u पता है, v पता करना है। फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहां से आने वाले बच्चों 1/v पता करना है, माइनस 1/20 बराबर 1/10/20। यही तो होगा। f है 0.2 यानी 2/10, सॉरी 2/10 ये होने वाला है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v होने वाला है 10/2 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 100/20। तो 1/v हो जाएगा 101/20, यानी v होने वाला है बच्चों 20/101। ठीक है, 20/101 करेंगे तो आपका आंसर देखो, अगर 20/100 होता, मुझे सेंटीमीटर में पूछा है ना। ठीक है, अब देखो एक्चुअली यहां पे दिया नहीं है, तो मैं अभी उसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके चलता हूं। ठीक है, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके चलता हूं इसको, तो ये हो जाएगा 2000/101। तो ये मेरा आंसर आने वाला है बच्चों 19.8 या 19.9 के आसपास मेरा सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, और ये बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत रहती है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में। आपको एक तो ये पता होना चाहिए किसमें पूछा है, ये यहां पे मिसिंग है, और मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्ट पेपर में तो आपका लिखा होगा यहां पे ये चीज मिसिंग है। तो पहली चीज के मैंने आंसर सेंटीमीटर में गिना है। दूसरा, आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको एग्जैक्ट आंसर गिनना है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक याद रखो। यानी मैं 2000/101 करूंगा, अगर 2000/100 करता हूं तो मेरा आंसर आता है 20। 101 करूंगा तो मेरा 19.8 या 19.9, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसके आसपास आंसर आएगा। ठीक है, अब आप 2 डिजिट तक एग्जैक्ट कैलकुलेट करें। मैंने यहां पे 1 डिजिट तक ही लिखा है, लेकिन आपको दूसरा डिजिट भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों यंग डबल स्लिट का। ध्यान से देखेंगे, लिक्विड में हो रहा है, तो 10वीं ब्राइट फ्रिंज इन लिक्विड इज अ 6th डार्क फ्रिंज इन वैक्यूम। ध्यान से देखना, अगर यह चीज मैं लिक्विड में रखूं तो 10th ब्राइट जहां पे मुझे दिखेगी, उसी जगह पे 5th डार्क दिखने वाली है इन वैक्यूम। यह चीज याद रखो। तो लिक्विड की देखो सेंट्रल मैक्सिमा से 10वीं ब्राइट फ्रिंज कितने पे दिखती है, यानी 10 टाइम्स बीटा हो गया, 10 टाइम फ्रिंज विड्थ, तो 10 टाइम्स लैम्बडा d/d। लेकिन लैम्बडा कौन सा, लिक्विड वाला, 10 टाइम्स लैम्बडा लिक्विड वाला बराबर 5वीं डार्क कहां पे दिखती है, 5.5 पे दिखती है, 5.5 लैम्बडा d/d। लेकिन ये लैम्बडा कौन सा लेंगे, वैक्यूम वाला लेंगे। अब लैम्बडा की बात करो, अगर हम मीडियम को डेंस करते हैं तो लैम्बडा बाई म्यू हो जाता है, यानी यहां से लिख सकता हूं मैं 10 लैम्बडा वैक्यूम बाई म्यू d/d बराबर 5.5 या 55/10 लैम्बडा वैक्यूम d/d। d/d जाएगा, लैम्बडा वैक्यूम जाना है, तो म्यू क्या होगा बच्चों, म्यू होने वाला है 100/55। ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1.81 के आसपास आएगा। आपको 2 इंटीजर तक, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आपको इसको कैलकुलेट करना है, तब जाके आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, और यहां पे आपको ऐसे आंसर में रेंज देते हैं, जैसे आंसर 1.80 से 1.83 तक आप कोई भी लिख सकते हो, ये आपको रेंज देंगे। तो आप 1.81 1.82 लिखोगे तो आपका आंसर मैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको कैलकुलेट करना है, तभी आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। When a source is illuminated with light of wavelength lambda, stopping potential is V। ठीक है, तो पहला मैं लिख लेता हूं भाई कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, hc/λ बराबर
स्टॉपिंग पोटेंशियल V प्लस थ्रेशोल्ड hc by lambda threshold, ये हो गई पहली इक्वेशन। When the same surface is illuminated by 2 lambda, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल V by 3 हो रहा है, तो दूसरी इक्वेशन hc by 2 lambda बराबर V by 3 प्लस लैम्बडा थ्रेशोल्ड तो सेम ही रहेगा। अब मैं यहां पे V की जगह पे ये लिख सकता हूं, तो hc by 2 lambda बराबर V की जगह में क्या लिखूंगा, hc by lambda माइनस hc by lambda थ्रेशोल्ड डिवाइड बाई 3 प्लस hc by lambda, मुझे लैम्बडा थ्रेशोल्ड ढूंढना है तो हर जगह से hc को जाने दो, तो ये हो गया 1/2 लैम्बडा बराबर 1/3 लैम्बडा माइनस 1/3 लैम्बडा थ्रेशोल्ड प्लस 1 लैम्बडा थ्रेशोल्ड। तो इसको इस तरफ ले लेते हैं, मतलब ये 1 लैम्बडा थ्रेशोल्ड माइनस 1/3 लैम्बडा थ्रेशोल्ड, ये इस तरफ रखा, इसको सामने जाने देते बराबर 1/2 लैम्बडा माइनस 1/3 लैम्बडा। तो इसको एलसीएम लेते हैं, तो यहां से 3 तो ये हो जाएगा 2/3 लैम्बडा थ्रेशोल्ड बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस 1/6 लैम्बडा। तो लैम्बडा थ्रेशोल्ड कितना आना है बच्चों, लैम्बडा टाइम्स 12/3 यानी 4 लैम्बडा आएगा लैम्बडा थ्रेशोल्ड। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ लैम्बडा थ्रेशोल्ड इज n लैम्बडा फाइंड n, तो n आएगा मेरा 4। ये भी आसान क्वेश्चन है, तो ये छठा आसान क्वेश्चन है, और वैसे ये भी आसान ही था बच्चों, ठीक है। तो ये 7वां, मतलब आपको ध्यान से देखो तो पीछे के 10 में से 7 आसान क्वेश्चन मिल गए, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करो, आपके 20 मार्क बड़ी आसानी से सिक्योर हो जाएंगे। तो मेरा इस पेपर में मैं मानता हूं कि मिनिमम आपका स्कोर 64 तो होना ही चाहिए, और अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप 70-75 तक भी अचीव कर सकते हो। तो टोटल आपका 200 इजीली क्रॉस हो जाएगा, और आपको अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मॉक टेस्ट 1। आगे और 4 मॉक टेस्ट आने, उसी तरीके से हम पेपर को डिस्कस करेंगे और बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में नए मॉक पेपर के साथ। जय भारत।